बच्चों, मैं अमित सर आप लोगों को अपना YouTube चैनल मैथ बाय अमित सर 100 में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आप लोगों को क्लास 10 के रसायन पढ़ाने वाले हैं, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो अब आप लोगों को सोचना नहीं है, घबराना भी नहीं है, आपके हर विषय की पूर्ति हम करने वाले हैं। बहुत जल्द उसका पूरा कर देंगे और मेरा ये टारगेट रहेगा कि ये मान लीजिए अभी अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक में हम आपको हर विषय क्लियर कर देंगे। ये मेरा कोशिश रहेगा। तो चलिए, आप एक चीज़ और आप लोगों से कहना है, लाइव जो हम नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा सा यूट्यूब का कुछ फिल्टर का कंडीशन आ गया है, इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, शेयर हुमस के कीजिए, ताकि वो टर्म कंडीशन आपके पढ़ाई में बाधा नहीं बने। तो चलिए, बिना समय गुजारे आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और तब उसका समीकरण के बारे में जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पहले ध्यान से सुनना है और मेरे साथ बार बार रिपीट करना है। इसमें बोलना है कि जब कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, फिर से बोलिए, जब कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर यानी संयोग कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए, इसको हम लिख दे रहे हैं कि जब कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ संयोग करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप देखिए, इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, ध्यान दीजिए, समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम एगो ले लिए हाइड्रोजन, ध्यान से समझना है, और हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम करा दिए क्लोरीन से। चलिए, क्लोरीन लिख दिए। जब ये दोनों, देखिए, एक पदार्थ हो गया हाइड्रोजन और दूसरा पदार्थ हो गया क्लोरीन, तो क्या लिखा है कि जब कोई भी पदार्थ अकेले का मतलब होता है कि अगर इधर हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, या यहाँ क्लोरीन नहीं है तो यहाँ भी क्लोरीन होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, अकेले, यानी स्वयं के साथ। या किसी अन्य पदार्थ मतलब हो गया कि वो हाइड्रोजन लिए तो दूसरा क्लोरीन हो गया, तो इसको कहेंगे अन्य पदार्थ। तो अन्य पदार्थ के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो एक या एक से अधिक क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा। तो आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन जैसे क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन, कहिएगा हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। इसके बारे में बहुत अच्छा से बताएंगे कैसे बनता है। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो क्या देखें, एक नया पदार्थ बना, इसी को क्या बोलेंगे, नया पदार्थ। ये जो नया पदार्थ बना, इस पूरे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। इस पूरे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। इस पूरे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ये चीज आप समझ में आ गया होगा। या जैसे देखिए, ये ले लिया हाइड्रोजन, ध्यान से समझिए, अभी तो एग्जाम्पल बढ़िया समझना है। और एक ले लिया हम ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो कहिएगा जल का निर्माण होता है। तो क्या देखें, एक पदार्थ हो गया हाइड्रोजन और दूसरा पदार्थ हो गया ऑक्सीजन, ये दोनों मिल गया तो नया पदार्थ बन गया जल। तो इस पूरे प्रक्रम को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो ये चीज जो आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, चलिए, अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें ये देखिएगा
तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ जल बना है तो जल कैसे बना, जब हाइड्रोजन किससे अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन से। पूछ लेंगे कि जल कैसे बना, क्या कहिएगा सर, जब हाइड्रोजन किससे अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन से, तब जाके क्या बना, जल। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइड्रोजन अभिक्रिया किया ऑक्सीजन से तब बना जल। जो देखिए जल बनाने में कौन कौन भाग लिया, कहिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया। यहाँ पूछेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने में कौन कौन भाग लिया, कहिएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग लिया। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे आप क्या कहिएगा, अभिकारक कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, अभिकारक। अगर पूछ देगा कि अभिकारक क्या है तो क्या कहिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या बोलना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, सिंपल सा है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर अगर हम आपको अभिकारक के बारे में पूछा जाए, अभिकारक इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। क्या कहिएगा, कहिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले, भाग लेने वाले पदार्थों को, पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। पदार्थों को क्या कहते हैं, कहिएगा अभिकारक कहते हैं। चलिए यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब आप ही बताइए इसमें अभिकारक कौन कौन होगा, इसमें अभिकारक कौन कौन होगा। जैसे मान लीजिए एक दूसरा ही एग्जांपल हम लेते हैं आपको, ये बाबू बदमाशी नहीं बेटा, एक दूसरा ही एग्जांपल आपको हम लेते हैं। जैसे देखिए ये हम एग्जांपल आपके सामने ले रहे हैं, एक ले रहे हैं मैग्नीशियम, ध्यान से समझिएगा। एक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का अभिक्रिया हम करा रहे हैं किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। किससे करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। जब इससे अभिक्रिया कराइएगा तो ये मैग्नीशियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा। तो क्या बना देगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा, क्लोराइड बना दिया। और उसके बाद ये हाइड्रोजन जो है ये गैस बन के क्या होगा, वायुमंडल में चला जाएगा, मैंने हाइड्रोजन की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति हो जाएगा, यानी कौन, हाइड्रोजन। तो क्या देख रहे हैं, तो अब देखिए ये जो नया पदार्थ दो को बना, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, एक बात गिर जाएगा उधर, सुनो उधर बदमाशी है, उधर गिर जाएगा बेटा, चलो कुर्सी पे जाओ, जाओ बैठो। तो अब देखिए, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन कैसे बना, कि जब मैग्नीशियम किससे अभिक्रिया किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से किया। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो अभिक्रिया में भाग लिया, इस पूरे को हम लोग कहेंगे अभिकारक। इस पूरे को क्या बोलेंगे, अभिकारक। अब बना कौन कौन चीज, तो कहिएगा सर इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन बना, तो इसको कहेंगे प्रतिफल। इसको क्या कहेंगे, प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल कहेंगे या उत्पाद कहेंगे। तो यहाँ तक मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब गौर कीजिए, थोड़ा सा इसको और समझते हैं। अब हम एक चीज चलते हैं कहाँ, समीकरण की ओर, इसी से रिलेटेड है समीकरण। अब जैसे गौर कीजिए, हाइड्रोजन है तो हम लिख दिए हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है, लेकिन इसकी पारगम्यता 2 होगी तो H2 होगा। क्लोरीन का क्या हो जाएगा, Cl2 होगा। जब यह अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, HCl बनेगा। लेकिन जब बैलेंस कीजिएगा 2 लगा दीजिएगा। तो क्या देख रहे हैं, है वही चीज, सिर्फ हाइड्रोजन को क्या किए, संकेत में बदल दिए, क्लोरीन को भी संकेत में बदल दिए, आइस को भी क्या किए, सूत्र में बदल दिए। तो ये क्या हुआ, जब ध्यान रखिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया को, ध्यान से समझना है, जब रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करते हैं तब उसे क्या बोलते हैं,
रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो समझ में आ गया होगा। क्या बोलिएगा रासायनिक समीकरण? कि जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अब गौर कीजिए, अगर इसका मतलब हुआ कि अगर आप भाषा में लिख रहे हैं, देख रहे हैं हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फर भाषा में है, भाषा में रहेगा तो उसको क्या बोलिएगा? रासायनिक अभिक्रिया। इसी को जब हम संकेत के रूप में लिख देंगे और सूत्र में लिख देंगे तब इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। तो अब आप बताइए, इसमें दोनों में रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कौन है? कहिएगा ये है रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है ना। इसके बारे में पूछे जाएगा क्या कहिएगा? कहिएगा सर ये रासायनिक समीकरण है, ये रासायनिक समीकरण है। क्यों हुआ? क्योंकि उसको संकेत और सूत्रों की सहायता से व्यक्त कर दिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सॉरी स्क्रीनशॉट है, थोड़ा एक सेकंड को रोकिएगा। तो अभिकारक समझ गए आप कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को क्या बोलेंगे? प्रतिफल। पूछ दिया जाए कि प्रतिफल क्या है तो क्या बोलिएगा? प्रतिफल यानी प्रोडक्ट। कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? उसे क्या कहेंगे? प्रतिफल। एक और इसका तरीका होता है, जैसे तिरछी देख रहे हैं, तिरछी देखिए, तिरछी किधर है? इस ओर है। जिधर तिरछी का निशान रहता है इस ओर है ना, तिरछी वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल। और किधर से तीर निकला है? इधर से निकला है। तो तिरछी के जो बाईं ओर भाग रहेगा उसको कहेंगे अभिकारक, और तिरछी के दाईं ओर का जो भाग रहेगा उसको बोलेंगे प्रतिफल। यानी नुकीला भाग जिधर रहेगा, देख रहे हैं नुकीला भाग, नुकीला भाग की ओर वाला को क्या बोलिएगा? प्रतिफल। और नुकीला भाग किधर से आ रहा है? इधर से आ रहा है, इसको बोलेंगे अभिकारक। यही तरीका है शॉर्ट में। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब आपके सामने क्या आएगा? ये रासायनिक अभिक्रिया समझ गए होंगे। एक एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं आपके सामने। जैसे मान लीजिए CaCO3 है ना, तो इसको जब आप विखंडन कराइएगा CaO बनेगा और CO2 बनेगा। अब कहिएगा सर यहाँ कोई पदार्थ भाग लिया नहीं, बिल्कुल यही भाग लिया, यही पदार्थ। तो क्या कहते हैं? शॉर्ट में क्या बताए थे? तिरछी पर ध्यान दीजिएगा। तिरछी किधर है? इधर मुख है। इसका मतलब इसको क्या बोलिएगा? अभिकारक। क्या बोलिएगा? अभिकारक। तिरछी इधर में जा रहा है, इसको क्या बोलिएगा? प्रतिफल। अब आप समझ गए होंगे अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है। अगर मान लीजिए तिरछी इधर से रहता, मान लीजिए अगर तिरछी के जैसे पहले ऐसे था, अब मान लीजिए तिरछी ऐसे रहता, तब इस साइड वाला को क्या बोलते हैं आप? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। इस साइड वाला को क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। समझ में आ गया? तो तिरछी ही आपको बता देगा कि कौन अभिकारक है और कौन प्रतिफल है। ये आपको क्लियर हो गया। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसकी कुछ विशेषताएं होती है, इसकी कुछ, और इसकी विशेषताएं कितनी है? 5 हैं। अब आप हेडिंग लगाइएगा, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। अब देखिए, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसकी 5 विशेषताएं होती है। इसकी कितनी विशेषता? 5। पहला विशेषता क्या होता है? एकदम ध्यान से समझना है, गैस का बनना। पहला विशेषता क्या है? कहिएगा गैस का बनना। दूसरा होता है अवक्षेप का बनना। दूसरा विशेषता क्या है? अवक्षेप का बनना। तीसरा विशेषता आपके पास होता है रंग में परिवर्तन। तीसरा विशेषता क्या होता है? रंग में परिवर्तन।
तीसरा विशेषता क्या है? रंग में परिवर्तन। चौथा विशेषता होता है ताप में परिवर्तन। चौथा विशेषता क्या होता है? ताप में परिवर्तन। और पांचवा विशेषता होता है अवस्था में परिवर्तन। पांचवा विशेषता क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। यही रासायनिक विशेषता की कितने, रासायनिक अभिक्रिया की कितने विशेषता है? 5। पूछ देगा कि रासायनिक अभिक्रिया की कितनी विशेषताएं होती है, तो कहिएगा 5 होती है। पहला होता है गैस का बनना। पहला क्या होता है? गैस का बनना। दूसरा होता है अवक्षेप का बनना। पहला क्या होगा? गैस का बनना। दूसरा अवक्षेप का बनना। पहला गैस का बनना, दूसरा अवक्षेप का बनना। पहला गैस का बनना, दूसरा अवक्षेप का बनना। मेरे साथ बोलिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो पहला क्या होगा? गैस का बनना। और दूसरा क्या होगा? अवक्षेप का बनना। ये दो आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा विशेषता आपके सामने होता है रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या होता है? रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या होगा? रंग में परिवर्तन। अब 3 चीज आपको याद हो गया होगा। पहला गैस का बनना, दूसरा होता है अवक्षेप का बनना, और तीसरा होता है रंग में परिवर्तन। मैंने गैस, अवक्षेप, रंग, ये ध्यान रखिएगा। गैस, अवक्षेप, रंग। गैस, अवक्षेप, रंग, यानी गैस का बनना, अवक्षेप का बनना और रंग में परिवर्तन। और चौथा होता है ताप में परिवर्तन। चौथा हो जाएगा ताप में परिवर्तन, और पांचवा हो जाएगा अवस्था में परिवर्तन। यही रासायनिक अभिक्रिया की 5 विशेषता है। अब इसको हम बारी बारी से समझते हैं। इसको हम बारी बारी से समझते हैं। देखिए गैस का बनना क्या होता है। जैसे अब ये देखे थे आप कि मैग्नीशियम को जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराए थे, Mg+HCl, ये बनाया था MgCl2, और हाइड्रोजन गैस बन के क्या हुआ था? निकल गया था। बैलेंस जब करना रहेगा नहीं, हम दो कर लेंगे बैलेंस हो जाएगा। आपको बैलेंस करना भी सिखाएंगे, अभी से ध्यान समझिएगा। तो क्या देख रहे हैं? इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस बना। तो इसी को क्या कहते हैं? गैस का बनना। उसके बाद होता है अवक्षेप का बनना। हल्ला करेगा तू? दूसरा होता है अवक्षेप का बनना। दूसरा क्या होता है? अवक्षेप का बनना। अवक्षेप जैसे क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप सोडियम क्लोराइड ले लिए, समझिए सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें आप सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? सिल्वर नाइट्रेट, मैंने AgNO3। क्या डाल रहे हैं? AgNO3। जब सिल्वर नाइट्रेट डालिएगा तो ये सिल्वर क्लोराइड बना देगा, AgCl। क्या बना देगा? AgCl। देख रहे हैं? और क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। तो इस तरह से जो बनेगा, तो ये जो AgCl है ये अवक्षेप के रूप में, मैंने क्या, ये जमा हो जाएगा कहाँ? बर्तन के पेंदी में। ये बर्तन की पेंदी में अवक्षेप बन के जमा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेप का बनना। जैसे देखिएगा दूध से दही बनाते हैं, है ना, तो क्या होता है? पेंदी में जमा हो जाता है। या दूसरा एग्जांपल आपको इस तरह से हम दे रहे हैं। मान लीजिए कीचड़ है जो पानी से मिला हुआ है। कीचड़ है जो पानी से मिला हुआ है। मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें पानी है और इसमें और क्या मिला हुआ है? कीचड़। ठीक है। अब बर्तन को ऐसे जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? तो कहिएगा सर यहाँ से पानी निकल जाएगा ऊपर से, तो लेकिन इसमें बच कौन जाएगा? पेंदी में। तो कहिएगा पेंदी में सर कीचड़ बच जाएगा। यही जो पेंदी में बैठा रह गया, इसी को कहते हैं अवक्षेप। इसी को क्या बोलते हैं? अवक्षेप। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब तीसरा होता है रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या होता है? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4, इसमें हम क्या किए? नींबू डाल दिए, नींबू का रस। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या मिला दिए? नींबू का रस। ये बाबू इसमें क्या मिला दिए? नींबू का रस। अब देखिए जैसे इसमें नींबू का रस मिलाइएगा तो ओरिजिनल में जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका रंग होता है बैगनी। ध्यान समझिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है? बैगनी। अब ये जब से नींबू का रस इसमें मिलाइएगा, अब इसका कलर बैगनी नहीं रहेगा। ये बैगनी रंग जो है ये गायब हो जाएगा। ये बैगनी रंग क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो अब बताइए क्या हो गया? जब गायब हो जाएगा तो क्या हुआ? रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे हुआ कि जब पोटेशियम परमैंगनेट में हम क्या मिला दिए? नींबू का रस।
तो क्या देख रहे हैं, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया किया तो क्या हुआ, उसका रंग क्या हुआ, गायब हो गया, बैंगनी रंग क्या हो गया, गायब हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रंग में परिवर्तन। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब अगला होता है ताप में परिवर्तन। अगला क्या होता है, ताप में परिवर्तन। कौन सी, अब स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए, अब आप लोग के सामने है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन क्या होता है, जैसे देखिएगा, अगर आप लोग जैसे बाल्टी है, ध्यान समझिएगा, ये मान लीजिए बाल्टी है, ठीक है, ये आपके पास बाल्टी है। इस बाल्टी में आप क्या किए, चूना मिला दिए, चूना डाल दीजिए, चूना के बाद इसमें आप पानी डाल रहे हैं। सब आदमी दिए होंगे घर पर। जैसे ही इसमें आप लोग वाटर मिलाते हैं, पानी, देखिएगा ये क्या करता है, फदफदाता है, फदफदाहट का आवाज निकलता है और ये बुलबुला जैसे निकलता है। उस समय देखिएगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका जो तापमान होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कब बढ़ा, जब चूना में क्या मिला है, पानी, उसका टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया, अर्थात उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उससे क्या होता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है। अब अगला है एक आपका अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए मोमबत्ती है, क्या है, मोमबत्ती है, इसको आप जैसे ही लौ के साथ जलाते हैं, ये जलता है, यही मोम पिघल करके ये नीचे बैठता है, इस तरह से ये क्या होता है, बैठता है। उसके बाद इसमें भी क्या होता है, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा और यहाँ जो बैठता हुआ मोम रहता है, ये मोम भी क्या होता है, धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। तो द्रव और वाष्प बना, पहले क्या था, ठोस था, वो बदल किसमें गया, वाष्प में। तो क्या देख रहे हैं, अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया की कितनी अवस्थाएं हैं, 5। तो पहला क्या होगा, पेगा गैस, दूसरा अवक्षेप, तीसरा रंग, चौथा ताप और पांचवा अवस्था में परिवर्तन। यही रासायनिक अभिक्रिया की 5 अवस्थाएं हैं। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद है आप लोग का रासायनिक समीकरण। तो चलिए इसको हम, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, अब आपके सामने है रासायनिक समीकरण, ध्यान समझिएगा, जो आप लोग एक बार हम बताए भी हैं, दोबारा देख लीजिए। रासायनिक समीकरण डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया में देखिए, ये चीज हम बोलते हैं, उस समय अगर आप लोग लिख लीजिएगा, इससे क्या होगा, समय की बचत होगी। तो जैसा भी होगा हमको आप कमेंट में बताइएगा कि बोल देना ही ठीक रहेगा, कि बोलने के साथ साथ बोर्ड पर लिख देना सही रहेगा, आप ही का समय का बचत होगा, ध्यान रखिएगा। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो इस चीज आपको हम अभी जस्ट भी बताए हैं, जैसे H2 + Cl2 क्या हो गया, 2HCl। क्या देख रहे हो, यहाँ हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, लेकिन भाषा में नहीं लिखे हाइड्रोजन और क्लोरीन, उसका संकेत लिख दिए हैं। इसको प्रक्रिया को क्या बोलिएगा, रासायनिक समीकरण। अब ये जो रासायनिक समीकरण है, इसके लिखने के भी कुछ नियम होते हैं, कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो अब अगला हेडिंग आप लोग को देना है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। देखिए, इसके
5 नियम है। कितने नियम? 5। पहला नियम क्या होता है, अभी जस्ट देखिए यही है, इसको देखिए तीर चिन्ह के जो बाईं ओर है इसको क्या बोलते थे, याद कीजिए, अभिकारक। ध्यान से समझिए, क्या बोलते हैं? अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल। ये समझ गए? अब देखिए अभिकारक में अगर 2 पदार्थ है तो दोनों पदार्थ के बीच कौन सा चिन्ह देते हैं? धन चिन्ह, यानी पॉजिटिव साइन। देख रहे हैं ना, प्लस, इसको धन चिन्ह कहते हैं। तो पहला नियम क्या बोलना है कि अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। ध्यान समझिएगा, पहला क्या बोलना है? अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। तो पहला नियम आपका ये हो जाएगा। उसके बाद अभिकारक के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बोलिए पहला नियम क्या है? अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। पहला नियम क्या है आपका कि अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। अभिकारक के सूत्रों के बीच या अभिकारक के संकेतों के बीच अब क्या देते हैं? धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये दूसरा नियम हो गया। अभिकारक के संकेतों के बीच या सूत्रों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा क्या होता है कि प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं। ये हो गया तीसरा नियम। प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं। अब मान लीजिए प्रतिफल के साथ और कोई चीज बन गया, सपोज मान लीजिए कुछ बन गया, इस बीच में क्या दीजिएगा? प्लस चिन्ह दीजिएगा, यहाँ भी धन चिन्ह होगा। तो फिर बोलिएगा प्रतिफल के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका चौथा। ये हो गया आपका चौथा नियम। पहला नियम क्या था कि अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि अभिकारक के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है कि प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं। ये हो गया तीसरा नियम। और चौथा क्या होगा? प्रतिफल के सूत्रों के बीच भी धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हो गया चौथा नियम। ये 4 नियम हो जाएगा। इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिखेगा? अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। दूसरा होगा अभिकारक के सूत्रों के बीच धन चिन्ह यानी प्लस का प्रयोग करते हैं या धन चिन्ह लगाते हैं। तीसरा हो जाएगा प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। और चौथा हो जाएगा प्रतिफल के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये चौथा हो गया। अब आपके पास पांचवा क्या होगा कि देखिए अभिकारक और प्रतिफल को, पांचवा नियम देखिए ध्यान समझिएगा, अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह क्या करता है? अलग अलग करता है। अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह क्या करता है? अलग अलग करता है। यानी अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह के द्वारा अलग करते हैं, यही आपका 5 नियम है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के कितने नियम? 5। अब आपको याद ही हो गया होगा। पहला नियम क्या है कि अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। दूसरा नियम क्या है कि अभिकारक के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम क्या है कि प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं, यह आपका तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम क्या है कि प्रतिफल के सूत्रों के बीच भी धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और पांचवा नियम क्या है कि अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह के द्वारा अलग करते हैं। यही रासायनिक समीकरण के लिखने के 5 नियम है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। अब देखिए
अब अगला है आपके पास, अब ये जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ध्यान समझिएगा। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। यानी रासायनिक समीकरण के प्रकार, पहला है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश हम लोग कहते हैं बैलेंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसको कहते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखिए बैलेंस क्या होता है और अनबैलेंस क्या होता है, इन दोनों को ध्यान से समझिए। बैलेंस में क्या बोलना है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के, यानी वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर मतलब क्या हुआ, तिरछिन के बाईं ओर और तिरछिन के दाईं ओर, यानी अभिकारक और प्रतिफल, यानी वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो, तो उसे क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। फिर से सुन लीजिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए इसको हम लिख देते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या आएगा कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए सिंपल सा भी ले लें, चूंकि संतुलित हम बहुत सारा चीज सिखाएंगे आपको कैसे संतुलित करना है। जैसे मान लीजिए H2 + Cl2 रिएक्शन लिया, क्या बन गया? HCl। एकदम ध्यान से समझिए। तो देखिए क्या लिखा है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर का मतलब क्या हो गया? देखिए यहाँ जो दोनों ओर हुआ, या दोनों ओर का मतलब हो गया एक ओर ये हुआ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक ओर, ये हो गया दूसरा ओर। तो बोला प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या, क्या देख रहे हैं? प्रत्येक तत्व। तो देखिए यहाँ तत्व कौन है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या हो? समान हो। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन में कितने परमाणु है? 2। हाइड्रोजन में कितना परमाणु? 2। तो यहाँ लेकिन हाइड्रोजन में क्या हुआ है? यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या होगा? 1। क्या यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, क्या बराबर हुआ? कई सर बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ 2 दे दें, क्योंकि देखिए ये जैसे H2 लिखते हैं, यहाँ मान लीजिए 3 हो गया, तो ये 3 हो गया किसके स्थान पर? अणु के स्थान पर। किसके स्थान पर? इसको कहते हैं परमाणु। इसको क्या बोलते हैं? परमाणु। परमाणु हमेशा सामने लिखा था, अणु हमेशा पीछे। तो जब हम संतुलित करते हैं, क्या करते हैं? संतुलित, तो हम किसके स्थान पर लिखेंगे? जब भी लिखेंगे तो अणु के स्थान पर, कुछ भी लिखेंगे तो अणु का स्थान पर लिखेंगे, परमाणु का स्थान पर कुछ नहीं लिखना। ये नहीं कि अगर मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो कहेगा सर यहाँ जैसे HCl है ना, कहेगा सर यहाँ 2 दिन दीजिए, नहीं, गलत हो जाएगा। ये लिखना तरीका क्या है? गलत है, ये सही नहीं है। इसलिए इस चीज का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ 2 दे दिए। अब देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गया। क्लोरीन क्या है? 2 है, क्लोरीन भी 2। ये जो 2 पर गया ना, इस सब के लिए हो गया, हाइड्रोजन के लिए भी और क्लोरीन के लिए। तो क्या देख रहे हैं? प्रत्येक तत्व में हाइड्रोजन बराबर क्लोरीन से क्लोरीन बराबर, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या दोनों ओर क्या है? समान है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे।
तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये वाला। तो जहां लिखे ना समान हो, वहां क्या लिखना है, समान नहीं हो। सेम इसी तरह माने वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या है, समान जहां है वहां क्या लिखना है, समान नहीं हो। वहां क्या लिखना है, समान नहीं हो। उसे क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2 रिएक्शन हो गया H2O। अब गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन यहाँ क्या हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ दो है, कहेगा यहाँ भी दो है, चलिए बराबर है। ऑक्सीजन क्या हुआ है, दो परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, कुछ नहीं तो एक है, एक है ना, या दो है, नहीं है। तो क्या यहाँ बराबर हुआ, नहीं हुआ, इसलिए ये क्या कहलाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो आज के क्लास में आप लोग को यहीं तक, अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में भी, और इससे ज्यादा क्या होगा, अब आप लोग को हम सिखाएंगे कि अगर असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसको संतुलित कैसे करेंगे, उसके भी कई विधि हैं। इस पर हम चर्चा अब अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।